नमस्कार। आज के वीडियो में हम देखेंगे पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र। अगर आप सुपर टेट या फिर सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखते हैं पर्यावरण। पर्यावरण क्या है? तो पर्यावरण शब्द फ्रेंच शब्द एनवायरनमेंट से लिया गया है, जिसका अर्थ है घेरने से या घेरने वाला। हमारे चारों ओर मौजूद जैविक, सजीव और अजैविक यानी कि निर्जीव तत्वों का वह समूह जो हमें प्रभावित करता है पर्यावरण कहलाता है। इसमें मिट्टी, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी सम्मिलित हैं। पर्यावरण के घटक क्या क्या हैं? तो पर्यावरण के जैविक घटक और अजैविक घटक दो प्रकार के घटक हैं इसमें, या हम कारक कह सकते हैं जिनको। और जैविक घटक में आते हैं उत्पादक, यानी कि हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको उत्पादक कहते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं उपभोक्ता, जैसे मनुष्य और पशु जो पेड़ पौधों पर निर्भर हैं उनको कहते हैं उपभोक्ता। उसके बाद अपघटक, जैसे बैक्टीरिया और कवक जो मृत जीवों को सड़ाते हैं उनको कहते हैं अपघटक। अजैविक घटक कौन से हैं? तो अजैविक घटक में आती वायु, जल, मृदा। वायु क्या है? तो श्वसन के लिए ऑक्सीजन और पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करती है वायु। जल जीवन का आधार है और हाइड्रोक्लोरिक चक्र का मुख्य भाग है जल। मृदा पौधों के विकास के लिए पोषक तत्व और आधार प्रदान करती है मृदा। पृथ्वी के मंडल देख लेते हैं अब। पृथ्वी पर स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तथा जैव मंडल। स्थल मंडल क्या है? पृथ्वी का वह ठोस भाग जहाँ हम रहते हैं स्थल मंडल कहलाता है। क्षेत्रफल कितना है स्थल मंडल का? तो पृथ्वी का भाग लगभग 29% क्षेत्रफल है स्थल मंडल का और 71% है जल मंडल का। घटक क्या क्या है इसमें? चट्टानें हैं, मिट्टी है, खनिज है, पर्वत हैं। महत्व इसका देखते हैं तो आवास, कृषि और वानिकी के लिए आधार प्रदान करता है स्थल मंडल। अब देखते हैं जल मंडल। पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा जल मंडल कहलाती है। पृथ्वी का 71% भाग जल से ढका हुआ है। इसमें महासागर, नदियाँ, झीलें, ग्लेशियर आदि शामिल हैं। जीवन की उत्पत्ति जल से ही हुई ऐसा माना जाता है। वायुमंडल देखते हैं, एटमॉस्फेयर। तो वायुमंडल चारों ओर से गैसों का एक आवरण है जो हमको घेरे हुए है। इसमें नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%, अन्य गैसें हैं 1%, जिसमें CO2, आर्गन जैसी गैसें शामिल हैं। वायुमंडल हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है और मौसम को नियंत्रित करता है। देखते हैं वायुमंडल की परतें। तो वायुमंडल में कई परतें पाई जाती हैं। सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, जिस पर मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं, जैसे वर्षा, आंधी, तूफान आदि। उसके ऊपर है समताप मंडल। ओजोन परत यहीं पर पाई जाती है समताप मंडल में। उसके बाद आता है मध्य मंडल, सबसे ठंडी परत होती है मध्य मंडल। उसके बाद आता है ताप मंडल, रेडियो तरंगों का परावर्तन इसी मंडल से होता है। अब देखते हैं जैव मंडल, बायोस्फीयर। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल बराबर जैव मंडल। जैव मंडल में स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल सभी को मिलाकर जैव मंडल बनता है। जैव मंडल वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ जीवन संभव है। यहाँ तीनों मंडल परस्पर क्रिया करते हैं। अब देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ। इकोलॉजी शब्द जर्मन जीव विज्ञानी अर्नेस्ट हैकल द्वारा 1866 में दिया गया, जिसका अर्थ होता है पारिस्थितिकी तंत्र। ये OIKOS यानी ओएक्स और लोगस से बना है। ओएक्स का मतलब होता है घर और लोगस का मतलब होता है अध्ययन, तो घर का अध्ययन। जीवों और उनके वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है पारिस्थितिकी तंत्र में। पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले एजी टांसले ने दिया। इकोलॉजी शब्द दिया अर्नेस्ट हैकल ने और इको सिस्टम दिया एजी टांसले ने। खाद्य श्रृंखला क्या है? फूड चैन। तो खाद्य श्रृंखला ऊर्जा के स्थानांतरण के लिए एक रेखीय पथ है। इसमें जैसे घास है उत्पादक, इसको टिड्डा खाता है प्राथमिक उपभोक्ता, टिड्डा को मेढक खाता है द्वितीयक उपभोक्ता हो गया, मेढक को सांप ने खाया तृतीयक उपभोक्ता हो गया, और सांप को बाज ने खाया शीर्ष उपभोक्ता हो गया। तो एक रेखीय पथ है ये। ऊर्जा प्रवाह का 10% का नियम। रेमंड लिंडमैन के अनुसार एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक केवल 10% ही ऊर्जा पहुंचती है। 90% ऊर्जा श्वसन और अन्य गतिविधियों में ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशीय होता है। जैव विविधता देख लेते हैं। जैव विविधता के प्रकार: आनुवंशिक, प्रजातीय, पारिस्थितिकी। आनुवंशिक एक ही प्रजाति के भीतर जीन की भिन्नता, जैसे चावल की हजारों किस्में, इसको आनुवंशिक जैव विविधता कहते हैं। प्रजातीय जैव विविधता एक क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियों की संख्या प्रजातीय जैव विविधता कहलाती है। पारिस्थितिकी क्या है? तो विभिन्न प्रकार के आवासों, मरुस्थल, वन, समुद्र आदि की विविधता पारिस्थितिक विविधता कहलाती है। जैव विविधता हॉटस्पॉट देख लेते हैं। भारत में कितने हैं?
तो भारत में 4 प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। सबसे पहले पश्चिमी घाट, अत्यधिक वर्षा और घने वन यहाँ पर पाए जाते हैं। पूर्वी हिमालय, ऊंचाई और विविध जलवायु के कारण यहाँ पर घने वन पाए जाते हैं। इंडो बर्मा क्षेत्र, म्यांमार और चीन सीमा पर स्थित है। सुंडालैंड, अंडमान और निकोबार द्वीप पर स्थित है द्वीप समूह। तो भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं: पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र, सुंडालैंड। अब देखते हैं पर्यावरणीय कुछ चुनौतियाँ, प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन वगैरह। तो वायु प्रदूषण क्या है? वायु में अवांछित गैसों और कणों का मिलना वायु प्रदूषण कहलाता है। वाहनों का धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन, पराली जलाना, इन सबसे वायु प्रदूषण होता है। मुख्य प्रदूषक हैं CO2, SO2, NO2 और PM 2.5/10। प्रभाव क्या? दमा, फेफड़ों की बीमारी, अम्लीय वर्षा वगैरह इनसे होता है। जल प्रदूषण देखते हैं तो औद्योगिक कचरे से जल प्रदूषण होता है, जैसे रसायनों को नदियों में गिराना। सीवेज, घरेलू अपशिष्ट जल का अनुपचारित प्रवाह। यूट्रोफिकेशन, जल निकायों में पोषक तत्वों की अधिकता से शैवाल का बढ़ना। प्रभाव, हैजा, टाइफाइड और जलीय जीवों की मृत्यु, ये प्रभाव देखे जाते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? गैसों द्वारा पृथ्वी से परावर्तित होकर होने वाली ऊष्मा को सोखना ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। मुख्य गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प और नाइट्रस ऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो ग्रीन हाउस के प्रभाव के कारण पृथ्वी का औसत तापमान में वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसका परिणाम क्या है? तो ग्लेशियरों का पिघलना असर पड़ता है, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है। अगर ग्लेशियर ज़्यादा पिघलेंगे तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। मौसम में बदलाव, मौसम बदलाव होता है तो असमय बाढ़, सूखा और चक्रवात आ जाते हैं। पारिस्थितिकी विनाश, कोरल रीफ का मरना, प्रजातियों का विलुप्त होना, यह पारिस्थितिकी विनाश इसमें होता है। ओजोन परत का क्षरण, समताप मंडल में स्थित ओजोन परत O3 सूर्य की हानिकारक यानी कि पराबैंगनी किरणों को सोखती है, धरती पर आने से रोकती है। कारक क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, जो फ्रिज और AC से निकलने वाली गैस होती है। क्षेत्र क्या? अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र सबसे पहले देखा गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 द्वारा CFC का प्रबंधन पर चर्चा की गई है। अम्लीय वर्षा क्या है? एसिड रेन, जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वायुमंडल में नमी के साथ क्रिया करते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रस एसिड बनते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रोजन एसिड बनते हैं तो इनसे क्या होती है? अम्ल वर्षा होती है। ये संगमरमर के स्मारकों जैसे ताजमहल और वनों के लिए हानिकारक मानी जाती है। पर्यावरण संरक्षण देखते हैं, सतत विकास और जन आंदोलन। सतत विकास क्या है? तो ब्रॉडलैंड आयोग 1987 के द्वारा वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा करना भविष्य की पीढ़ियों को आवश्यकताओं के साथ समझौता ना हो, इसको सतत विकास कहते हैं। इसमें पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समाज तीनों को मिलाकर सतत विकास का अध्ययन किया जाता है। इन तीनों का संतुलन ही सतत विकास है। अक्षय ऊर्जा क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी, तो ऊर्जा के वे स्रोत जो कभी समाप्त नहीं होते हैं, प्रदूषण कम फैलाते हैं, अक्षय ऊर्जा कहलाते हैं। सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त बिजली। पवन ऊर्जा हवा के वेग से प्राप्त होती है। जल विद्युत बहते जल से बनाई जाती है। अपशिष्ट प्रबंधन, 3R क्या है? तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, संसाधनों का कम उपयोग करें। और रीयूज का मतलब होता है पुनः उपयोग, चीज़ों को दोबारा काम में लाएं। और रिसाइकिल का मतलब होता है कचरे से नई वस्तुएं बनाएं। तो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, ये 3R है। 3R का नियम के अंतर्गत आते हैं। चिपको आंदोलन क्या है? 1973 में जो हुआ था। क्षेत्र चमोली, उत्तराखंड का चमोली जिला है, तत्कालीन उत्तर प्रदेश में पड़ता था उस टाइम पे, आज उत्तराखंड में पड़ता है। नेता थे इसके प्रमुख सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी। लोग पेड़ों के कटने से बचाने के लिए उनसे चिपक गए थे। ये अहिंसक प्रतिरोध का बड़ा उदाहरण है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, उद्देश्य नर्मदा नदी पर बड़े बांधों का निर्माण पर विरोध किया गया था। नर्मदा नदी पर बांध बनाने से मुख्य चेहरा था मेधा पाटकर और बाबा आमटे ने मुख्य इसके जो आंदोलनकारी रहे थे। विस्थापन और पारिस्थितिकी तंत्र विनाश के खिलाफ संघर्ष था ये। प्रमुख भारतीय अधिनियम पर्यावरण से संबंधित कौन से थे? 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आता है। 1974 में जल प्रदूषण संरक्षण अधिनियम आता है। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आता है। 1981 में वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आता है। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आता है, इसको छाता अधिनियम कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ कौन सी होती हैं? तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल संधि हुई थी। पेरिस समझौता 2015 में वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखने का संकल्प इसमें लिया गया था। रामसर कन्वेंशन 1971 में आर्द्र भूमियों को संरक्षण के लिए ईरान के रामसर शहर में हुआ था। महत्वपूर्ण पर्यावरणीय दिवस है
22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब हमारा संकल्प क्या होना चाहिए पर्यावरण को बचाने के लिए? तो बिजली और पानी को बचाएं, एक व्यक्ति एक पौधा जरूर लगाएं, सिंगल यूज प्लास्टिक का त्याग करें, सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करें, पर्सनल वाहनों का उपयोग कम करें। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए।